Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Jai Mataji, all dear students. Welcome back to ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर टैक्सेशन सब्जेक्ट में हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 में चैप्टर फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड टैक्स प्लानिंग में आज हम दूसरे लेक्चर के अंदर कंपनी से रिलेटेड उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपनी की इनकम एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड ग्रॉसिंग अप वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारा लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन एंड रनिंग क्वेश्चन नंबर 3, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। अब जो रेसिडेंशियल स्टेटस है हमने आगे एसवाई में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो जो रेसिडेंशियल स्टेटस हमने देखा था वो इंडिविजुअल पर्सन उसके लिए देखा था। यहाँ पे हम किसके कंटेक्स्ट में देखने वाले हैं, तो यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं कंपनी, तो कंपनी से रिलेटेड रेसिडेंशियल स्टेटस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 3. There are two residential status are prescribed in the act. First, resident in Indian and second, non-resident in India. तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए हमने देखा था कि कोई भी पर्सन होता है असेसी, वो रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, एंड थर्ड वन था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो यहाँ पे कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपनी के अंदर मेन दो टाइप्स के ही रेसिडेंशियल स्टेटस है, either resident in Indian or non-resident in India. Clear? Then determination of residential status of a company. तो कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो इंडियन है कि नॉन रेसिडेंट इन इंडियन है। तो फर्स्ट कंडीशन, व्हेन अ कंपनी इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, ये हमारा क्वेश्चन है। On fulfillment of any one following condition, a company is said to be resident in India. First condition, it is an Indian company, or second condition, during the relevant previous year, the control and management of its affairs is situated wholly in India. तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी है और बीच में एक वर्ड है और मतलब ऑप्शन। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो या फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल हो, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल हो जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो रेसिडेंट इन इंडियन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हमें दिखा रही है, इट इज एन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी जो है उसका मीनिंग हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, कोई भी इंडियन कंपनी हो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी एंड उसको हम कहेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। सेकंड कंडीशन, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब अभी जो हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है उसके पिछले साल के, तो प्रीवियस ईयर में कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, मतलब कंपनी जो वर्क कर रही है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली इन इंडिया। तो सारे डिसीजंस जो है वो यहाँ इंडिया के अंदर ही लिए जाए, मैनेजरियल डिसीजंस, तो उस कंपनी को हम कहेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पे जो है कंडीशन में कुछ चेंजेस हुआ है अकॉर्डिंग टू करंट टाइम पीरियड। एट प्रेजेंट फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी कंसिडर्ड। अ कंपनी शैल बी said to be resident in India in any previous year if first condition it is an Indian company, or second its place of effective management, that is उसका शॉर्ट फॉर्म है पोएम, इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो यहाँ पे कंडीशन तो सेम है लेकिन उसका जो वर्डिंग्स है उसमें चेंजेस किया है। फर्स्ट कंडीशन देखो एकदम सेम है, इट इज एन इंडियन कंपनी, और ऑप्शन में क्या था,
फर्स्ट पार्ट के अंदर कि कंपनी का जो है अफेयर्स, उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी डिसीजन इंडिया से लिया जाए तो ये जो वर्ड है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और उसका शॉर्ट फॉर्म है पोएम। तो कंपनी का जो पोएम है वो सिचुएटेड इन इंडिया हो, मतलब कोई भी मैनेजरियल डिसीजन लिया जाए वो इंडिया से लिए जाए, तो वो कंपनी को हम कहेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? तो अब ये पोएम क्या है उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। वैसे तो हमने आगे देखा, लेकिन फिर भी वन मोर टाइम। पोएम का फुल फॉर्म प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, to mean a place where key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance mode। मतलब कंपनी का जो भी मैनेजरियल डिसीजंस है वो सारे के सारे जहां पर लिए जाते हो वो प्लेस, उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब वो चाहे इंडिया में हो या फिर चाहे इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री में हो, तो उसको हम कहेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये हुआ पोएम का मीनिंग। आगे नेक्स्ट स्टेटस, व्हेन इज कंपनी सेड टू बी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो कब जो है हमारी कंपनी है वो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। A company will be a non-resident in any previous year if, first condition, it is not an Indian company, and second condition, the control and management of its affairs is situated wholly or partially outside India। अब यहाँ पे जो दो कंडीशन दी है उसके बीच में वर्ड है एंड, मतलब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो तो ही हम कहेंगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी हो। एंड सेकेंड, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्शियली आउटसाइड इंडिया, मतलब कंपनी का जो पोएम है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो वो होली मतलब पूरा या फिर पार्शियली मतलब आधा अधूरा, तो जो मैनेजरियल डिसीजंस बाहर लिए जाते हो तो तब कंपनी कहलाएगी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स अफेक्टिंग टैक्स प्लानिंग ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी का जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसका डिस्कशन अब हम करेंगे। देयर आर 3 important factors which have significant influence over tax planning of a company. First, residential status. Second, nature of income. Third, recent provisions। तो इसका जो है हम डिटेल में मीनिंग तो देखने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल देख लेते, ओवरव्यू देख लेते। रेसिडेंशियल स्टेटस, तो फर्स्ट हमने देख लिया रेसिडेंशियल स्टेटस, कंपनी कैन बी आइदर रेसिडेंट इन इंडियन और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ इनकम। अब कंपनी जो इनकम अर्न कर रही है, जनरेट कर रही है, उसकी इनकम वो इंडिया में हो रही है कि फॉरेन में हो रही है। एंड थर्ड, रिसेंट प्रोविजंस। तो रिसेंट प्रोविजंस के अंदर हम देखने वाले हैं कंपनी से रिलेटेड सारे लॉज एंड एक्ट्स। तो रिसेंट प्रोविजन मतलब जो भी बजट एवरी ईयर इश्यू होता है तो उसके अंदर हमें पता है कि चेंजेस होते रहते हैं, और हमारा जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें रिसेंट प्रोविजंस को भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि टैक्स रेट जो है, टैक्स रिलेटेड कोई भी कंडीशन हो वो एवरी ईयर चेंजेस होता रहता है उसके अंदर। तो रिसेंट प्रोविजंस को भी हमें ध्यान में रखते हुए कंपनी का टैक्स प्लानिंग करना है। क्लियर? तो चलिए अब हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो वो हमने अभी देखा, अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी इज ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट रेसिडेंट एंड सेकेंड नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे कंपनी जो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं हो सकती है। क्लियर? ये क्वेश्चन हमने अभी देखा तो उसको डिटेल में हम अभी नहीं देखेंगे। सेकेंड, नेचर ऑफ इनकम। इन केस ऑफ कंपनी
all incomes excluding salary income are components of income, but from the viewpoint of taxability, these incomes are divided into two incomes, that is first Indian income and second foreign income. तो यहाँ पे पता है कि जो बिजनेस होता है उसके इनकम के मेन 5 हेड होते हैं, वो हमने एसवाई में देखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है हम सैलरी इनकम के हेड को ध्यान में नहीं लेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल है, कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, पेड करती है, और कंपनी जो होती है उसको कोई सैलरी नहीं देता है। कंपनी की इनकम कौन, मतलब कंपनी की इनकम क्या होती है? तो प्रॉफिट, कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट होता है एज एन इनकम। तो यहाँ पे सैलरी इनकम का जो हेड है वो हम ध्यान में नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कौन सी इनकम ध्यान में लेने वाले हैं? कंपनी की जो इनकम होती है वो इंडियन हो या फिर फॉरेन। तो उससे रिलेटेड अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन इनकम, तो हम कौन सी इनकम को इंडियन इनकम कहेंगे? एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री इज एन इंडियन इनकम। फर्स्ट, if income is received or deemed to be received in India during the previous year and at the same time it accrues in India during previous year, मतलब ऐसी इनकम जो इंडिया में रिसीव्ड हुई हो, या फिर देखो ब्रैकेट में और डीम्ड टू बी लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में रिसीव्ड होने वाली हो, अभी रिसीव्ड हुई नहीं है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल में। एट द सेम टाइम इट अक्रूज इन इंडिया, हमारी जो इनकम है वो इंडिया में ही जनरेट हुई हो एंड हमें इंडिया में ही रिसीव्ड होने वाली हो या फिर हो गई हो, तो वो इनकम को हम कंसिडर करेंगे इंडियन इनकम। सेकेंड, इफ इनकम इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट it accrues or arises or is deemed to be accrue or arise in India during the previous year, मतलब ऐसी इनकम जो हमें इंडिया के बाहर रिसीव्ड हुई हो, मतलब फॉरेन में, लेकिन वो जनरेट कहाँ हुई हो? इंडिया के अंदर ही। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट इट अक्रूज और अराइजेस इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंडिया में जनरेट हुई हो और रिसीव्ड हमें कहीं पर भी हो, दुनिया के कोई भी कोने में, लेकिन उसको हम कहेंगे इंडियन इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, फॉरेन इनकम, तो ऐसी इनकम जो हमें इंडिया में रिसीव्ड ना भी हुई हो एंड इंडिया में जनरेट भी ना हुई हो। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इनकम इज नॉट रिसीव्ड और नॉट डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में रिसीव्ड ना हुई हो या फिर इंडिया में रिसीव्ड होने भी ना वाली हो। एंड देखो यहाँ पर एंड है, मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनकम डज नॉट अक्रू और अराइज इनटू ब्रैकेट और डज नॉट डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, मतलब इंडिया में अराइज भी ना हुई हो, इंडिया में जनरेट भी ना हुई हो, तो वो इनकम को हम कहेंगे फॉरेन इनकम। इन शॉर्ट, इंडिया में जनरेट भी नहीं हुई है एंड रिसीव्ड भी ना हो, तो वो इनकम होगी फॉरेन इनकम। अब हमने इनकम के टाइप्स देखे एंड रेसिडेंशियल स्टेटस देखा, तो उससे रिलेटेड हमारी जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी कि नॉट टैक्सेबल, उसका मतलब है एग्जम्प्टेड, तो वो हम देखते हैं। चलो फर्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो कॉलम है हमारे पास रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, एंड नेचर ऑफ इनकम इन रो इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। तो अगर कोई भी कंपनी हो जो रेसिडेंट हो और उसकी इनकम जो जनरेट हुई है या फिर रिसीव्ड हुई है वो इंडियन इनकम हो, तो वो होगी टैक्सेबल इनकम। एंड फॉर रेसिडेंट इन इंडिया और उसके लिए फॉरेन इनकम, तो वो होगी टैक्सेबल इनकम। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट इन इंडिया जो भी कंपनी है उसको तो टैक्स पे करना ही होता है। क्लियर? एंड अब नॉन रेसिडेंट इन इंडियन कंपनी के केस में क्या होगा कि उसकी इनकम जो है वो इंडियन है तो ही उसको टैक्स पे करना होगा,
लेकिन कंपनी जो है वो नॉन रेसिडेंट है एंड इनकम भी फॉरेन इनकम है, तो उसको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया एंड फॉरेन इनकम, उसमें नॉट टैक्सेबल इनकम हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट, रिसेंट प्रोविजंस, ये हमारा है थर्ड फैक्टर। इनकम टैक्स एक्ट 1961, in such an act which is highly influenced by finance bill of each year. Finance bill of each financial year is prepared by the government in the form of annual budget. Every year, major and minor modifications, amendments, insertion of new provisions, or withdrawal of existing provisions are taking place. So, during tax planning, company has to consider recent provisions along with रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नेचर ऑफ इनकम। तो यहाँ पर कंपनी अपना जो टैक्स प्लानिंग करती है उसमें रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नेचर ऑफ इनकम के साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो बजट रजुआत करती है। तो कौन करता है बजट की रजुआत? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट दोनों। तो उसमें जो भी टैक्सेशन रिलेटेड लॉ के अंदर कोई भी अमेंडमेंट हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, या फिर नई प्रोविजन का इंसर्शन हुआ है, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसको निकल दिया गया हो, रिमूव कर दिया गया हो, तो इन सारे केसेस के अंदर हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो टैक्स प्लानिंग करते हैं वो करंटली प्रोविजंस जो चल रही है उससे रिलेटेड हमने टैक्स प्लानिंग की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो डिविडेंड वर्ड लिखा है। डिविडेंड मतलब क्या होता है? कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट शेयर करे तो वो होगा डिविडेंड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो कंपनी जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम कहेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीडीटी, इज द टैक्स imposed by the Indian government on Indian companies accordingly to dividend paid to companies investors. At present, the dividend distribution tax is 15% on the gross amount of dividend as per section 1150। तो यहाँ पे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इम्पोज होता है वो ओनली इंडियन कंपनीज पर ही इम्पोज होगा, फॉरेन कंपनी को ये अप्लाई होगा नहीं। एंड कौन इम्पोज करता है? बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एंड फिलहाल अभी रेट चल रहा है डीडीटी का 15% ऑन द ग्रॉस अमाउंट, मतलब जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ हो उसके ऊपर 15%। एंड 15% के ऊपर एक्स्ट्रा एजुकेशन सेस सरचार्ज इंक्लूड हो जाएगा। Then the domestic company shall, in addition to the income tax chargeable in respect of its total income, be liable to pay additional income tax on any dividend into bracket final or interim, whether out of current or accumulated profit। तो यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो उसका जो डिविडेंड है वो फाइनल डिविडेंड हो या फिर इंटीरिम डिविडेंड। इंटीरिम डिविडेंड मतलब साल के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए या फिर पेड किया जाए उसको हम कहते हैं इंटीरिम डिविडेंड। तो उसके ऊपर जो कंपनी है उसको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होता है, वेदर आउट ऑफ करंट और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो कंपनी का जो इकट्ठा हुआ प्रॉफिट या फिर करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से।
देन फीचर्स ऑफ डीडीटी, डीडीटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी। तो अभी हमने ऊपर सेकंड पैराग्राफ में देखा, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी को ये टैक्स अप्लाई होता नहीं है। देन सेकंड पॉइंट, इट इज एडिशनल टैक्स ओवर एंड अबव टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम। तो यहाँ पे कंपनी को जो टैक्स पे करना होता है उसके ऊपर एडिशनल टैक्स पे करना होता है ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये है एडिशनल टैक्स। थर्ड पॉइंट, इट इज चार्ज्ड ऑन एनी डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और पेड डिविडेंड। मतलब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हो या फिर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, मतलब कि पेड कर दिया हो, दोनों में से कोई एक के ऊपर ये टैक्स अप्लाई होगा। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड एंड उसके ऊपर वो टैक्स पे करना चाहे तो कर सकती है, या फिर कंपनी ने डिविडेंड पेड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसके ऊपर भी टैक्स पे कर सकती है। लेकिन दोनों में से कोई एक के अंदर कंपनी को टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज चार्जेबल ऑन फाइनल एंड इंटरम डिविडेंड। तो यहाँ पे जो है कंपनी इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर करे या फिर फाइनल डिविडेंड, दोनों केस के अंदर कंपनी को डीडीटी पे करना होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड में प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे डिविडेंड का सोर्स क्या होगा? करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी कि कंपनी ने जो अभी तक इकट्ठा किया हुआ मुनाफा है वो। क्लियर? देन अ डोमेस्टिक कंपनी हैज टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स of 15% plus 12% surcharge plus 4% education cess, which translate into dividend distribution tax rate of 17.472%। तो यहाँ पे जो मेन 15% टैक्स रेट है उसके ऊपर 12% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एंड उसके ऊपर प्लस 4% एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे 15 प्लस 12 प्लस 4 तो वो तो 31 होता है। तो यहाँ पे 17.472 क्यों लिया है? तो यहाँ पे जो 12% है वो 15 का निकालना है, 15 का 12% एंड 15 का 4% एंड देन जो अमाउंट आए वो हमें प्लस करनी है। तो टोटल हो जाएगा 17.472%। देन dividend distribution tax is introduced with effect from assessment year 1997-98। ये अप्लाई कब हुआ है, इंट्रोड्यूस कब हुआ? 1997-98 असेसमेंट ईयर के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 6, ग्रॉसिंग अप। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है ना वो नया है। ग्रॉसिंग अप में क्या करना है, तो चलिए हम उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The concept of grossing up of dividends received by the shareholders of the domestic company is introduced in the Finance Act 2014। तो ये जो ग्रॉसिंग अप कंसेप्ट है वो फाइनेंस एक्ट 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ है। The provision is made effective from 1st October 2014, which provides that the net distributed profit should be increased in such manner that balance after reduction of dividend distribution tax from such increased amount is equal to net distributed profits। तो यहाँ पे जो उसकी प्रोविजन है ग्रॉसिंग अप की वो 1 अक्टूबर को अप्लाई हुई, वो इफेक्टिव हुई। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स से जो कंपनी का नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है उसको ऐसे इंक्रीज करना है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रिड्यूस हो जाए, मतलब माइनस हो जाए, उसके बाद भी उसका जो मेन इंक्रीज्ड अमाउंट है वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से इक्वल हो जाए। तो उसको हम फॉर्मूला में देखते हैं।
ग्रॉस अप अमाउंट is equal to net distributed profit multiply by 1/1 minus rate of DDT। यानी कि कंपनी का जो मेन नेट प्रॉफिट है उसमें 1/1 माइनस रेट ऑफ डीडीटी। अभी करंट रेट ऑफ डीडीटी क्या चल रहा है 15%, तो वो माइनस करना है। 15% को हम पॉइंट में 1 के अंदर कन्वर्ट करें तो 0.15, तो 1 माइनस 0.15 0.85 होगा एंड उसको 1 से डिवाइड करना है और जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के साथ, तो वो वैल्यू को हम कहेंगे ग्रॉस अप अमाउंट। एट प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज 15%, वो हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, विद इन हाउ मेनी डेज द डिविडेंड टैक्स हैज टू बी पेड फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। तो सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन समझते हैं, कंपनी ने जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है या फिर उसका पेमेंट किया है, तो उसके कितने दिनों के अंदर कंपनी को टैक्स पे करना होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो उसकी अर्लीस्ट डेट होगी उसके 14 डेज के अंदर। सेकंड एमसीक्यू, डीम्ड डिविडेंड इंक्लूड्स फॉलोइंग। डीम्ड डिविडेंड इनमें से कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करती है? फर्स्ट ऑप्शन, assets distributed to shareholders on liquidation. Option B, anything distributed to shareholders on capital reduction. Option C, debentures or bonus shares issued to shareholders out of accumulated profit. Option D, all of the above. फर्स्ट ऑप्शन, शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम कोई भी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट की हो। ऑप्शन बी, कैपिटल रिडक्शन के टाइम पर कोई भी अमाउंट या फिर असेट्स शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की हो। एंड ऑप्शन सी, कंपनी के शेयर होल्डर्स को अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिबेंचर या फिर बोनस शेयर इश्यू किए हो। तो ये सभी केसेस के अंदर कंपनी जो है डीम्ड डिविडेंड पेड करेगी, मतलब ऑप्शन डी आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव, उसको हम कहेंगे डीम्ड डिविडेंड। थर्ड एमसीक्यू, एट प्रेजेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 the net rate of tax as per section 115 JB of MET is, तो यहाँ पे जो MET है ना उसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यानी कि कंपनी को जो टैक्स पे करना होता है उसमें अल्टरनेटिव टैक्स कितना पे करना होगा, ये जो स्कीम है ना वो स्मॉल टैक्स पेयर्स को अप्लाई होती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा डी, 20.5868%। नंबर 4, द टर्म डीमर्जर सिग्निफाइज। डीमर्जर का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, स्प्लिट और डिवीजन ऑफ कंपनी। ऑप्शन बी, स्लम सेल। सी, टेक ओवर। डी, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू फर्म। तो मर्जर हमें पता है कि दो या दो से ज्यादा कंपनी जो है वो एक हो जाती है, मतलब उसका मर्जर हो जाता है। एंड डीमर्जर इससे एकदम ऑपोजिट, उसका जो है डीमर्जर कैसे होगा, उसका डिवीजन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएंगे कि दो या तीन कंपनी होगी, इसके 3-4 हिस्से हो जाएंगे, दो या दो से ज्यादा, तो उसको हम कहेंगे स्प्लिट और डिवीजन ऑफ कंपनी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, एज पर इनकम टैक्स एक्ट the tax related to company is known as option A, direct tax, B, corporate tax, C, indirect tax, D, individual tax। तो यहाँ पे कंपनी को जो टैक्स पे करना होता है वो टैक्स का नाम क्या है? तो इंडिविजुअल पर्सन यानी कि एसएससी इंडिविजुअल हो तो उसको पे करना होता है इनकम टैक्स, एंड वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, लेकिन कंपनी को जो टैक्स पे करना होता है वो होगा कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट नंबर 6, एज पर इनकम टैक्स एक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी
can be either option A resident or ordinarily resident, option B resident or not resident, option C non-resident or resident but not ordinarily resident, and option D resident or resident but not ordinarily resident. मतलब कंपनी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो क्या होगा, यहाँ पे हमने आगे ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया हुआ है, कंपनी कैन बी आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो आएगा ऑप्शन बी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट एमसीक्यू, एज पर इनकम टैक्स एक्ट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी कैन नेवर बी. तो यहाँ पे सिक्स एमसीक्यू का एकदम ऑपोजिट, ऑप्शन ए ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, बी नॉन रेसिडेंट, सी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे कंपनी जो है वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट कभी नहीं हो सकती, कंपनी चाहे रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स. तो कंपनी का जो अंडर सेक्शन 25 है उसके अंदर कौन सी कंपनी इंक्लूड होती है, ऑप्शन ए कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, ऑप्शन बी निधि और म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंशियल कंपनी, ऑप्शन सी कंपनी एंगेज्ड इन प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस चैरिटी, ऑप्शन डी वाइडली हेल्ड कंपनी. तो यहाँ पे ये जो एमसीक्यू है वो एक बार पुराने जमाने में आया था कि अंडर सेक्शन 25 के अंदर कोई भी कंपनी हो जो वो आर्ट साइंस या फिर चैरिटी मतलब सोशल सर्विस के साथ कनेक्टेड हो, एंगेज हो, तो वो कंपनी अंडर सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड हुई होनी चाहिए. देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन कैपिटल गेन टैक्स is not applicable to option A Indian Amalgamated Company, option B Indian Amalgamating Company, option C Foreign Amalgamated Company, into bracket except exemption, option D Foreign Amalgamating Company. तो यहाँ पर भी कंपनी का जो कैपिटल गेन टैक्स होगा अमलगमेशन का वो किस पे अप्लाई नहीं होगा, तो ऑप्शन आएगा बी इंडियन अमलगमेटिंग कंपनी, उस पे अप्लाई होगा नहीं. नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर फिनेंशियल ईयर 2021-22 फॉर डोमेस्टिक कंपनीज हु हैव टोटल इनकम लेस देन ₹1 करोड़ बट टर्नओवर एक्सीड्स ₹5 करोड़ इज डैश. तो ये जो है ना क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल आया तो हम समझ लेते. तो यहाँ पे कंपनी की जो इनकम होती है प्रॉफिट वो 1 करोड़ से कम हो तो उसके ऊपर कंपनी को 31.20% टैक्स पे करना होता है. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11, what will be amount of dividend distribution tax profit of ₹1 lakh. अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख हुआ हो तो उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अमाउंट कितनी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है 20,555. लेकिन कैसे, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम समझते हैं. सबसे पहले हम यूज करेंगे ग्रॉस अप अमाउंट का फॉर्मूला, वो अभी हमने रिसेंटली देखा, नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इनटू 1/1 माइनस रेट ऑफ डीडीटी. और अभी करंट डीडीटी का रेट क्या चल रहा है 15%, एंड नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दी है 1 लाख. तो हम पहले पुट करेंगे वैल्यू 1 लाख इनटू 1/1 माइनस 0.15. अब यहाँ पे 15% जो है ना डीडीटी का उसको हमने 1 में कन्वर्ट किया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 1 वो हो जाएगा 0.15. तो अब 1 लाख इंटू 1/0.85 हो जाएगा, 1 माइनस 0.15 0.85. तो यहाँ पे ग्रॉस अप वैल्यू आएगी ₹1,17,647.
अब ये जो वैल्यू आई उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कौन सा है 17.472, तो इसका हम वो परसेंटेज निकालेंगे तो वो होगा हमारा वैल्यू ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी इज इक्वल टू 1,17,647, उसका 17.472%, तो वैल्यू आएगी 20,555। ये जो वैल्यू है ना वो पॉइंट में वेरिएशन होगा, हमने राउंड ऑफ करके ये वैल्यू कंसीडर की है। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 minimum tax rate for a domestic company having turnover less than rupees 1 crore is dash। तो फिर से एक बार हम कंपनी से रिलेटेड जो भी टैक्स रेट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, लेकिन फिर भी कंपनी को कितना टैक्स पे करना है उसके लिए उसकी इनकम मायने रखती है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है टर्नओवर। अब टर्नओवर चाहे जितना भी हो वो मायने करता नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि टर्नओवर के लिए कोई लिमिट नहीं है, हमें जो टैक्स पे करना होता है वो प्रॉफिट पे करना होता है। देन MCQ number 13, dividend distribution tax is payable when the dividend distributed by company exceeds blank। ऑप्शन ए 80% ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन बी 100% ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी एनी अमाउंट एंड ऑप्शन डी ₹10,000। तो कंपनी को डीडीटी कितना पे करना होगा, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, मिनिमम भी नहीं एंड मैक्सिमम भी नहीं, कोई भी अमाउंट हो कंपनी को डीडीटी पे करना होगा ही होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं, हमने यूनिट 1 के सारे एमसीक्यूज कवर कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर, यहाँ तक रखते हैं हम। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.